हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। तो इससे पहले हम जो प्लाज्मिड है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। तो देखिए, जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं जैसे प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरियोफेज वो होते हैं, वो पार्टिकल्स होते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वो वायरस भी हो सकते हैं जो स्पेसिफिकली बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड्स होते हैं या बैक्टीरियोफेज होते हैं उनको हम क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनका नंबर जो होगा वो वेरी करता है फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। मतलब किसी बैक्टीरिया के अंदर बहुत कम प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड्स का नंबर जो होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब ये वेरी करेगा फ्रॉम 15 to 100। प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो कम भी हो सकते हैं, 1 या 2 भी हो सकते हैं, 15 से 100 कॉपीज भी हो सकती हैं। जो टिपिकल प्लाज्मिड होता है उसकी स्ट्रक्चर में जो 4 चीजें हैं वो मेन है। यहाँ पर इन्होंने बताया है सबसे पहला कि जो प्लाज्मिड होता है उसके अंदर कोई ओराई ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। अगर ये ओराई ऑफ रेप्लिकेशन खराब हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, इसकी कोई सीक्वेंस कट हो गई या कोई बेस पेयर चेंज हो गया, तो आपका जो ट्रांसफॉर्म्ड जो प्लाज्मिड होगा वो किसी भी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा और ट्रांसलेट भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक तो चीज ये हो गई कि यहाँ पर ओराई ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए जो ये बता सके कि रिकॉम्बिनेशन हुई है या नहीं हुई। मतलब वो या तो किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होने चाहिए या फिर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो इसकी स्पेसिफिक हो, उसको बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तीसरा है, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए जहां पर कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर कट कर सके, क्योंकि हमें पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर, दे हैव टू कट ओनली ऑन द स्पेसिफिक टारगेट्स और स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। सो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो आकर कट कर सके। चौथा है, यहाँ पर आपका एक कोई सीक्वेंस ऐसी होनी चाहिए जो जिसके अंदर आप अपना डिजायर्ड जो जीन है उसको आप इंट्रोड्यूस कर सको। मींस फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर साइट होनी जरूरी है, कंपलसरी है, तभी तो आप इसको रिकॉम्बिनेंट बना पाओगे। तो देखिए, जो ओराई होता है, ओराई क्या किस लिए जरूरी होता है? रेप्लिकेशन ओरिजिन के लिए। दूसरा, यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन 2 एंटीबायोटिक्स होती हैं। अगर ये यहाँ पर कोई मतलब आपने मान लीजिए ये ओरिजिनल वेक्टर है, ये ओरिजिनल वेक्टर है, यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है। अगर आपने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की है, कोई डिजायर्ड जीन डाला है, तो आप एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन डालकर देख लो कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई। तीसरा, इको R1, ये मैंने कल बताया था। इको R1 का मतलब क्या होता है? E फॉर एस्केरिचिया, CO फॉर कोलाई, R इसकी R इसकी स्ट्रेन को इंडिकेट करता है और 1 2 3 इसका जो नंबर होता है, रोमन नंबर, वो इंडिकेट करता है कि इसकी जो डिस्कवरी हुई है वो फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पर या थर्ड नंबर पर हुई है। ठीक है, तो जो HIND3 और इको R1 जो होती है वो दोनों ही साइट्स हैं फॉर रिकॉग्निशन फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जो कि इसको कट करेंगे स्पेसिफिक साइट्स पे से। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में 2 जीन्स होते हैं, PST1 और PVU1, जबकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट में एक जीन होता है BAMH1। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है, कॉमन है ये PBr322 की। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप मान लीजिए आपका ये कोई आपका वेक्टर है, इस वेक्टर के अंदर कोई
ये वेक्टर है आपका। इस वेक्टर के अंदर कोई साइट है जो कि एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस करती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो अगर आपने कोई जीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने का जो जीन होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस जीन की वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन पाएगा और ये क्या होगा, ये कहलाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब आपने कोई सीक्वेंस इंसर्ट की जिसकी वजह से कोई दूसरा जीन इनएक्टिव हो गया, अब काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है। इसके अलावा जो वेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर अलग अलग टाइप के वेक्टर्स यूज करते हैं हम, क्योंकि जो वेक्टर होता है बैक्टीरिया के अंदर जो वेक्टर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, उसके अंदर आप स्मॉल जो सीक्वेंसेस है सिर्फ उन्हीं को इंसर्ट कर पाते हो। जबकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो होता है उसके अंदर जो टीडीएनए होता है उसकी सीक्वेंस जो होगी वो थोड़ी बड़ी होती है एज कंपेयर टू प्लाज्मिड। तो वहां पर आप जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो आप न्यू डीएनए इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो वो आप टीडीएनए या टाई प्लाज्मिड इसको बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड की हेल्प से आप प्लांट्स के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है। जो टीआई प्लाज्मिड होता है, टाई प्लाज्मिड, जैसे यहाँ पर हमने PBr322 एक प्लाज्मिड पढ़ा है, वेक्टर पढ़ा है, तो ऐसे यहाँ पर भी एक टाई प्लाज्मिड होता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है ये जो रूट्स होती हैं प्लांट की वहां पर। लेकिन इसको आप अगर स्पेसिफिक वे में यूज करना चाहो, रिकॉम्बिनेशन के लिए यूज करना चाहो, तो वहां पर एक टीडीएनए होता है, इसका पार्ट होता है टीडीएनए। इस टीडीएनए के अंदर इस टीडीएनए को रिमूव कर दो। ये टीडीएनए क्या करता है, ये क्राउन गॉल डिजीज करता है, मतलब जो ट्यूमर है उसको इंड्यूस करता है। तो इस टीडीएनए की जगह अगर आप अपना हेल्दी जीन डालोगे, फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करोगे, तो ये उसको एक्सप्रेस कर देगा और आपका जो प्लांट होगा उसके अंदर वो जो डिजायर्ड जीन होगा या डिजायर्ड डीएनए जो होगा वो इस टीडीएनए की प्लेस पर रखकर वहां चला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कह रहा है जो कॉम्पिटेंट होस्ट होते हैं, मतलब कॉम्पिटेंट होस्ट कौन होते हैं, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको एक्सप्रेस करवा सकते हो अपनी सेल के अंदर, उनको बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। कोई भी होस्ट जो है उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए उसको हीट शॉक दिया जाता है, या फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बनाया है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए या तो माइक्रो इंजेक्शन या जीन गन जो होती है उसकी हेल्प ली जाती है। ठीक है। जीन गन की हेल्प से जो आपका डिजायर्ड जीन होगा उसको एग्जैक्टली वहां पर डाला जाएगा होस्ट के अंदर, या फिर माइक्रो इंजेक्शन में आप जो पिपेट होती है उसके अंदर आप अपना जो डिजायर्ड डीएनए है उसको आप होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। वहां जाकर वो नॉर्मली एक्सप्रेशन शो करेगा, सेंट्रल डोग्मा को परफॉर्म करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा और डिजायर्ड जो जीन प्रोडक्ट होगा उसको बनाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं तो हमें क्या करना है, जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए उसको आइसोलेट करना है। तो किसी भी सेल से जब हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं तो हमें उस सेल को क्या करना है, उस सेल की सेल वॉल को ब्रेक करना है। तो अगर आप बैक्टीरिया के अंदर बात करें तो बैक्टीरिया को आप लाइसोजाइम से ट्रीट करो, अगर आप प्लांट सेल ले रहे हो तो उसको सेलुलेज से ट्रीट करो, और अगर आप फंजाई ले रहे हो तो उसको काइटिनेज से ट्रीट करो, क्योंकि ये काइटिन की बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है और ये पेप्टिडोग्लाइकन्स के बने होते हैं। तो जब भी आप इनको स्पेसिफिक एंजाइम से ट्रीट करवाओगे तो इनकी सेल वॉल ब्रेक हो जाएगी और जो आपका डीएनए होगा वो निकल जाएगा। आप उसको प्योर कर लोगे ताकि उसके साथ कोई प्रोटीन्स या हिस्टोन्स जो होंगे या आरएनए मॉलिक्यूल्स उसके साथ ना रहें। इसके बाद उस डीएनए को आप स्पेसिफिक लोकेशन पे से कट करोगे बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं उनकी हेल्प से आप डीएनए को कट कर दोगे। कट करने के बाद आप उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे ताकि आपको जो डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट है या डिजायर्ड जीन है वो आपको मिल सके। इसके बाद
आप उसको जो आपने फॉरेन डीएनए जो आपने डीएनए निकाला है उसको आप किसी होस्ट के अंदर डालोगे किसी वेक्टर के थ्रू, और फिर वो वहां जाकर आपका एक्सप्रेशन शो करने लगेगा। लेकिन क्या है कि कई बार जो आपका डिजायर्ड जीन है, फॉरेन जीन जो है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए आप कोई कंट्रोवर्सी ना हो उससे बचने के लिए आप उसका पीसीआर कर लेते हो, आप उसके कॉपी नंबर बना लेते हो। तो पीसीआर जो होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप किसी जीन के या डीएनए फ्रेगमेंट जो होता है उसके बहुत सारे कॉपी नंबर बना सकते हो। तो क्या करते हैं, हमने जो जीन लिया है, जो जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, वो ले लेंगे डीएनए को। इसके बाद इसको हम पीसीआर के अंदर डाल देंगे। क्या होगा, जो इसकी फर्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब इसकी जो दोनों स्ट्रैंड्स होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी, मेल्टिंग हो जाएगी, अलग अलग दोनों स्ट्रैंड्स हो जाएंगी। अब हम प्राइमर डालेंगे, एनीलिंग बोलते हैं इसको। तो जब प्राइमर डालेंगे हम, तो वो जो प्राइमर होगा वो अब एक पॉलीमरेज एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। वैसे तो नॉर्मली हम डीएनए से डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते हैं, लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज होता है नॉर्मली वो यहाँ पर अनस्टेबल होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो डीएनए जो पॉलीमरेज होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर टैक पॉलीमरेज का यूज करते हैं। टैक जो होता है वो थर्मस एक्वेटिकस, इसको टैक इसीलिए ही नाम दिया गया है क्योंकि ये थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, और ये हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहेगा, और ये डीएनए पॉलीमरेज ही है एक टाइप का। तो ये क्या करेगा, इलोंगेशन करवा देगा और आपको जो कॉपी नंबर है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, इस पीसीआर की एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। 30 साइकिल के बाद ये लगभग 1 बिलियन जो कॉपीज होंगी वो बना देगा। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो बहुत ज्यादा होती है। इसमें स्पेशल जो एंजाइम होता है, स्पेशल जो पॉलीमरेज होगा वो यूज होगा जिसको बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। और इसके अंदर 3 प्रोसेसेस होती हैं, डीनेचुरेशन दोनों स्ट्रैंड्स का अलग अलग होना, एनीलिंग प्राइमर ऐड करना, और एक्सटेंशन मतलब पॉलीमराइजेशन करवा देना। जो प्राइमर आपने ऐड किया था वो पॉलीमराइज कर जाएगा और वो अपनी जो इसकी कॉपी नंबर होगी उसको बढ़ा देगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको आप होस्ट सेल या होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डालोगे। अब जो रेसिपिएंट होगा या जो होस्ट होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि वो उसको उसके लिए कॉम्पिटेंट हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी होस्ट बना सकते हो। यहाँ पर आपको पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको एज अ होस्ट आप यूज करोगे। अब आपको ये देखना है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं, तो आप सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करोगे। बाय द हेल्प ऑफ दीज सेलेक्टेबल मार्कर्स, लाइक मैंने बताया था उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, तो ये डिसाइड करेंगे कि जो रिकॉम्बिनेशन है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो मतलब आप अगर कोई फॉरेन जीन प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मान लीजिए हमें ह्यूमन इंसुलिन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन होगा उसकी सीक्वेंस को, उसका जो जीन होगा, उसका जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है इंसुलिन बनाने वाला, उसको हम वेक्टर के अंदर डालेंगे। वो जो वेक्टर होगा उसका कॉपी नंबर बनाएगा। ठीक है, अब उस वेक्टर को हम किसी होस्ट के अंदर डाल देंगे और होस्ट जो होगा वो अब ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाएगा, क्योंकि उसके पास ह्यूमन इंसुलिन का जीन है। ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स होते हैं या जो ड्रग्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो इसी जो फेनोमेना होता है उसके बेसिस पर बनाई जाती है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बहुत छोटे स्केल पर बना रहे हो तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप किसी को कॉमर्शियल बेस पर बना रहे हो तो उसके लिए आपको बायो रिएक्टर्स यूज करने होते हैं। ये बायो रिएक्टर्स जो होते हैं वो लगभग 100 से 1000 लीटर के होते हैं। इनके अंदर जो कल्चर मीडिया होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर 2 टाइप के इन्होंने बायो रिएक्टर्स दिए हुए हैं जो कि कॉमर्शियल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। पहला है
सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा है स्पार्स्ड स्टिर्ड टैंक रिएक्टर। जो सिंपल वाला होता है उसमें आप एक सिंपल टैंक होता है जिसके अंदर आप स्टेराइल एयर प्रोवाइड करते हो। यहाँ पर जो कल्चर मीडिया होगा या सॉल्यूशन होगा उसको डाला जाएगा। ये जो ब्लेड्स होंगी वो इसको मूव करेंगी ताकि एरेशन हो सके प्रॉपर। यहाँ पर एसिड बेस जो होंगे वो पीएच कंट्रोल के लिए एसिड बेस बैलेंस बनाया जाएगा और जो स्टेरिलाइजेशन होगा उसको प्रॉपर रखा जाएगा ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो सके। ठीक है, जब कल्चर कंप्लीट हो जाएगा, जब प्रोडक्ट पूरा तैयार हो जाएगा, तब इसको हम रिमूव आउट कर लेंगे जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको। जबकि दूसरा जो है स्पार्स्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर ये होगा, ये मोटर से कनेक्ट रहेगा। ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। ये हमने कल्चर मीडिया डाल रखा है, इस कल्चर मीडिया को रोटेट करवाना है हमें टाइम टू टाइम। यहाँ पर जो कुछ स्पेस जो होगा इसको हमें खाली रखना है ताकि जो बबल्स या एयर प्रोड्यूस होगी उसको भी यहाँ पर सरफेस यहाँ पर उसको थोड़ा सा स्पेस मिल सके ताकि जो ऑक्सीजन ट्रांसफर है वो इजीली हो सके। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के आपके बायोरिएक्टर्स दिए हुए हैं जो कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज होते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर बना रहे हो, कोई प्रोटीन है या कोई ड्रग है या कोई जो मेडिसिन होती है उसको बनाने के लिए आप इन दोनों बायोरिएक्टर्स का यूज करोगे। नेक्स्ट है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो भाई इनसे प्रोडक्ट लिया है हमने, तो उस प्रोडक्ट को हमें रिफाइन करना है, उसको प्यूरिफाई करना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ऐसा नहीं है कि आप टैंक से निकालकर डायरेक्टली ही यूज कर लो, नहीं, उसको पहले आप सेपरेट करोगे, उसके बाद आप उसको प्योरीफाई करते हो और फिर आप उसको यूज करते हो। तो जो सेपरेशन और प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस होती हैं, दीज आर नोन एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है उसके बाद टेस्ट कंट्रोल होता है या जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो चलेगा। क्वालिटी कंट्रोल के दौरान हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट है वो किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं है या वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, वो किसी को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर सेपरेशन टेक्निक्स आएंगी, उसके बाद प्यूरिफिकेशन होगा और फिर क्वालिटी कंट्रोल होगा। ये जो तीनों प्रोसेसेस होंगी वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेंगी, मतलब हर एक प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी कंट्रोल एक जैसा नहीं होगा, सेपरेशन टेक्निक्स भी एक जैसी नहीं होंगी। जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी डिजायर्ड आपने प्रोटीन निकाला है या एंजाइम निकाला है, उसके लिए सेपरेशन टेक्निक्स, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स सब अलग अलग होंगी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज देख लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकता है या मुझसे आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो आप अपना चैप्टर पढ़ लीजिए और अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिए ताकि आपका चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।